गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 8th क्लास जिसमें हम बेटा सिविक्स कर रहे हैं और सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है भारतीय संविधान के बारे में। अब तक हमने देखो दो अलग अलग यहाँ पर बातें पढ़ी। एक टॉपिक हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया कि एक स्कूल के अंदर गेम वगैरह होते हैं और उस गेम में लड़कियाँ जो हैं वो बास्केटबॉल खेलना चाहती हैं, लड़के कहते हैं नहीं हम तो क्रिकेट खेलेंगे। तो जो टीचर होती है वो वोटिंग करवा लेती है, वो कहती है कि जिसको बास्केटबॉल पसंद है वो हैंड्स अप करो और जो मतलब क्रिकेट खेलना चाहते हैं वो हैंड्स अप करो। वहाँ पर लड़कों की संख्या ज़्यादा थी और लड़कियों की संख्या क्या थी, कम थी। उसकी वजह से फिर क्या होता है, लड़के जीत जाते हैं और लड़कियों को बास्केटबॉल नहीं खेलने दिया जाता। ऐसी एक लड़की है जो उलझन में फंसी हुई थी, वो हमने पढ़ा कि जिसके सामने एक उलझन थी, ठीक है। एग्ज़ाम भी था और टीवी भी देखना था, तो किस तरह से उसने उस उलझन को दूर किया। तो बहुत सारी कुछ चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि अब हमें महसूस हो गया कि संविधान हमें क्यों चाहिए, ठीक है, क्या ज़रूरत होती है। कई हम उसके फैक्टर पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा हमारे जो संविधान है, इंडियन जो हमारा भारतीय संविधान है उसके मुख्य लक्षण, उसमें क्या क्या बातें हैं, ठीक है, उसके मुख्य लक्षण क्या रहेंगे वो हम पढ़ेंगे। चलिए इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। मतलब जो 20वीं सदी थी वो आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था वो कई दशक पुराना हो चुका था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब क्या है, जो आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी वो काफ़ी पुराना हो गया था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। मतलब जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, मतलब जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले नेता थे, उन्होंने तभी विचार कर लिया था कि हमारे देश को किस तरह का आज़ाद भारत होना चाहिए, ठीक है। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्हें खुद नहीं बनाए थे। मतलब जिन नियमों को वो मानते थे ना अंग्रेज़ों के अंडर में, वो नियम उन्होंने खुद नहीं बनाए थे, ठीक है। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। मतलब कि जब भी हमारा देश होगा वो एक लोकतांत्रिक देश होगा, ठीक है। इसमें ये कहना चाहता था सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार मिलेगा। हर व्यक्ति को मतलब उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा। सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। मतलब हर कोई अपने मतलब पार्टिसिपेट करेगा जब गवर्नमेंट बनाई जाएगी, ठीक है। और दूसरा सब इक्वल होंगे, सब समान होंगे, ये तभी से सोच लिया गया था। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए। अब लोकतंत्र बनाने का तो सोच लिया कि सरकार लोकतांत्रिक होगी, ठीक है, लेकिन वो बनाई कैसे जाए इसके बारे में भी सोचना था, ठीक है। और उसके कामकाज के नियम क्या होंगे और कैसे वो सरकार बनाई जाएगी, अगर सरकार बन गई तो काम क्या करेगी, किस तरीके से वो काम करने वाली है। तो ये सारे फैक्टर इसके अंदर आने वाले थे। तो इसमें देखो इन्होंने फिर क्या किया, यह काम किसी एक आदमी के वश का नहीं था। मतलब किसी एक आदमी से ये काम नहीं हो सकता था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही। मतलब अलग अलग मीटिंग्स होती रही, उनमें डिस्कशन होता रहा कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए एक संविधान सभा की जो बैठक थी उसकी एक तस्वीर दिखाई गई है। यहाँ पर जो बीच में देखो ये जो व्यक्ति जो ये आने लग रहे हैं, ये जो पर्सन है ये कौन है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाए गए हैं, ठीक है। बाकी इसमें लिखा भी गया है, उपरोक्त चित्र के मध्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई दे रहे हैं जो संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे, ठीक है। तो ये संविधान सभा है, देखो कितने सारे लोग इसके अंदर खड़े हैं। आगे अब रीडिंग करते हैं। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी रुकिए एक बार इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लूँ। यस, संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, मतलब कई ऐसे समुदायों में, हमारे देश में बहुत सारे समुदाय आज भी हैं और उस समय भी थे। उनकी न तो भाषा एक थी, न एक धर्म था और न ही एक जैसी संस्कृति। सबकी संस्कृति अलग, सबके धर्म रीति रिवाज सब कुछ अलग और भाषा भी अलग। भाई तो इतना बड़ा भयंकर काम की ऐसी सिचुएशन को एक जैसा कैसे बनाया जाए। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश हमारी उथल पुथल से गुजर रहा था। मतलब जब संविधान लिखा गया तब क्या था, हमारे देश में उथल पुथल तो चल ही रही थी, ठीक है।
क्योंकि पाकिस्तान का बंटवारा यही इसमें लिखा भी हुआ है, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगी। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, मतलब बहुत ही भयंकर स्थिति थी उनके सामने जिन्होंने ये संविधान बनाया। लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है, जो पूरे देश की एकता को बनाए रखता है भाई, ठीक है। और उस एकता को बनाए रखता है जिसमें विविधता भी है, भाषाएं अनेक हैं, बोली अलग अलग हैं, ठीक है। उसके अलावा धर्म भी अलग अलग हैं, जातियां हैं बहुत सारी, और रहन सहन और संस्कृति अलग है। इन सब चीज़ों के बावजूद भी एकता का प्रतीक बन गया ये दस्तावेज, ठीक है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन देखो क्या होता है, उन्मूलन का मतलब होता है कम करना, ठीक है। और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया, मतलब उसमें जो सारी चीज़ें उसमें ले ली कि किस तरह से गरीब जो लोग हैं उनके अंदर सुधार कैसे लाना है, और जो प्रतिनिधि हैं जिनको आप नेता चुनोगे अपना, उनको कैसे चुनना है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड करी गई। इसके ऊपर काफ़ी जोर दिया गया। आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए जिनसे इस दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे। इसे समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतंत्र बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ साथ इन चिंताओं को किस तरह हल किया। तो मतलब आगे क्या दिए गए हैं, आगे कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जो इस संविधान की विशेषता को दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है बेटा? संघवाद। संघवाद का मतलब देखो क्या, इसका मतलब है यह है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। जो एक देश है, एक कंट्री है, उसके अंदर ना कई लेवल की गवर्नमेंट होगी, ठीक है, सतर कई होंगे। जैसे आप 6th में पढ़ के आए होगे, 3 तरह की गवर्नमेंट होती है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट, ऐसे। तो वो जो लेवल थे बेटा, जो स्तर थे, वही संघवाद है, वही फेडरलिज्म है। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है। तो सबसे मेन जो है, सबसे बड़ा जो है वो केंद्र स्तर है, फिर उसके बाद राज्य स्तर आता है और उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था आती है, जिसके बारे में आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं और कक्षा 7 की किताब में आपने राज्य सरकार के कामकाज को देखा। इस साल हम केंद्र के कामकाज के बारे में पढ़ेंगे। भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले न लेने लगे। मतलब ऐसा, मतलब इसमें ये कहना चाहता है कि मतलब ये देखा गया कि भारत के अंदर बहुत सारे समुदाय के लोग हैं, तो हमें ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिससे थोड़े बहुत लोग ही फैसला ना लें कि जो दिल्ली में राजधानी के अंदर जो लोग बैठे हैं सिर्फ वही फैसले ले लें। नहीं, हमें ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिससे पूरे देश के अंदर काम चल सके, ठीक है। अकेली दिल्ली के हाथ में सारी ताकत ना हो, ठीक है। इसलिए प्रांतीय स्तर पर, मतलब राज्य स्तर पर सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों को हिसाब से अलग अलग फैसले लिए जा सके, ठीक है। अब देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है बेटा जो केंद्र सरकार नहीं समझ पा रही है, जो केंद्र के हाथ में नहीं होती, ठीक है। वो चीज़ें किसके हाथ में दे दी जाती हैं? फिर राज्य सरकार के हाथ में होती है, ठीक है। राज्य खुद उसके बारे में फैसले लेते हैं। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। स्वायत्त मतलब खुद अधिकार ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एजुकेशन सिस्टम देखो, आपके यहाँ हमारे देश के अंदर एक तो CBSE पैटर्न होता है और एक HBSE पैटर्न है हमारे राज्य के अंदर, ठीक है। CBSE जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित के द्वारा है, और जो HBSE है बेटा वो हमारे हरियाणा बोर्ड के हिसाब से। आप पंजाब में चले जाओ, वहाँ पंजाब बोर्ड, वहाँ के बुक्स अलग होगी, वहाँ का सिलेबस थोड़ा सा अलग होगा। तो ये जो एजुकेशन का जो काम है ना, वो स्टेट अपने तरीके से कर सकती है और सेंटर अपने तरीके से कर सकती है, ठीक है। तो इस हिसाब से होता है। ऐसे और भी बहुत सारे काम हैं जो स्टेट अपने तरीके से, मतलब अपने जो स्टेट के अंडर में होते हैं, और बहुत सारे काम जो होते हैं वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, मतलब जो राज्य केंद्र सरकार होती है उसके अंडर में होते हैं। आगे
राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। मतलब राष्ट्रीय महत्व, जब देश से जुड़े हुए मसले आते हैं, देश से जुड़ा हुआ कोई सवाल आता है, तो सभी राज्यों को केंद्र की बात माननी पड़ती है, ठीक है। लेकिन खुद के मामलों में वो अपने तरीके से काम कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियाँ दी गई हैं, जिनमें बताया गया है कि कौन कौन से स्तर की सरकार किन किन मुद्दों पर कानून बना सकती है, ठीक है। तो देखो वो सूची दी गई है, एक लिस्ट है जिसमें सभी के मतलब बंटवारा करके कि राज्य सरकार के अंडर में कौन कौन से काम आएंगे और केंद्र सरकार के अंडर में कौन कौन से आएंगे। जैसे रेलवे है, ये जो हमारा जो फोर्स है, मतलब जो आर्मी वगैरह है, ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, ठीक है। जो एजुकेशन होती है उसके लिए अलग अलग पॉलिसी वो राज्य सरकार अपने तरीके से ले सकते हैं। और भी कई ऐसी चीज़ें होती है जो स्टेट गवर्नमेंट अपने तरीके से कर सकती है, ठीक है। जैसे पेंशन का मामला है, अब किसी राज्य में तो 200 रुपये पेंशन है, किसी में हमारे हरियाणा में लगभग 2000 से ऊपर है, तो सबके अलग अलग तरीके से ये काम किया जा सकता है। नेक्स्ट, इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से करती है। अब इतने सारे काम होंगे भाई, तो राज्य सरकार भी अपने तरीके से पैसा का इंतजाम करेगी, केंद्र सरकार अपने तरीके से करेगी, और जो स्थानीय सरकार है, पंचायती राज है, वो अपने तरीके से पैसे का इंतजाम करेगी। उसका जिक्र भी इसमें किया गया है, ठीक है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। मतलब जो संघवाद है उसमें कहते हैं कि जो राज्य होते हैं ना, वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, ठीक है। वो किसके, उन्हें जो भी अथॉरिटी मिली है, जो अधिकार मिले हैं, वो सारे अधिकार संविधान के द्वारा ही दिए गए हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। हम सभी लोग इन्हीं के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, वो उसी के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट है संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति में क्या कहना चाहता है, यहाँ कहना चाहता है सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। कक्षा 7 की किताब के शुरू में कांता की कहानी दी गई है। आपको ध्यान होगा कांता वाली वो कहानी, जो इलेक्शन के लिए जाती है, वोटिंग के लिए सभी लोग एक लाइन में, देखो यहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन है, वोटिंग के लिए देखो लाइनें लगी हुई है, ठीक है। तो वही सिचुएशन वहाँ पर थी, ठीक है। कहानी दी गई थी जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी थी। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। वयस्क मतलब जो 18 साल का है या 18 साल से ऊपर का है, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है, कि जो स्वतंत्रता संघर्ष था उसकी वजह से भारतीय जो लोग हैं वो तैयार हैं कि किसके लिए, वोटिंग सिस्टम के लिए, मताधिकार के लिए, वोट डालने के अधिकार के लिए। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। अब देखो मताधिकार की वजह से चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो किसी जाति से संबंध रखता हो, चाहे वो मतलब किसी भारत के किसी भी हिस्से से संबंध रखता हो, वो वोट डाल सकता हो, चाहे वो उसकी कोई भी स्थिति हो। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। मतलब सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब क्या है कि देश का जो प्रतिनिधि चुना जाएगा वो सीधा किसके द्वारा, लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुना जाएगा। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी क्यों न हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है। वैसे तो कुछ रूल रेगुलेशन दी गई हैं कि उसके ऊपर कोई मतलब वो अपराधी न हो, पागल ना हो, तो कुछ ऐसे वो होते हैं। लेकिन भाई तुम देख सकते हो बहुत सारे मतलब आज के टाइम में नेता ऐसे हैं मिल जाएंगे जिनके ऊपर कई केस भी होंगे, ठीक है, लेकिन वो फिर भी नेता है, तो उसके बावजूद वो एक अलग मैटर है। लेकिन संविधान में ऐसा रूल नहीं है कि किसी अपराधी को नेता बनाया जाए। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो सही है, ठीक है, वो चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। मैं भी लड़ सकता हूँ अगर मेरा मन करे तो। आगे, ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई नेता, जब भी कोई मतलब सरकार रूल बनाती है तो उसको जनता उससे जवाब मांगेगी कि तुमने ये जो कानून बनाया ये क्यों बनाया, इससे हमारा क्या फ़ायदा है। तो मतलब जवाबदेही का मतलब क्या है कि वो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि हाँ भाई हमने ये कानून बनाया है तो इसका मतलब ये है,
इस तरीके से बनाया, इसके ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है, तो वो सरकार बताएगी जनता को। जनता कभी भी अपने मंत्रियों से, नेताओं से सवाल कर सकती है किसी भी बात को लेकर। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति के प्रतिनिधि तब क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, इसके बारे में आप इस पुस्तक की दूसरी इकाई में और विस्तार से पढ़ेंगे। मतलब ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में कि वो इतने, उनकी जो कार्य पद्धति होती है, जो काम करने के ढंग होते हैं लोकतांत्रिक देश के अंदर, वो इंपॉर्टेंट क्यों है, वो सारी बातें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी। तो ये था बेटा आज का टॉपिक। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा शक्तियों का बंटवारा। ये आपको नेक्स्ट टाइम करवाया जाएगा, उसमें आपको समझा दिया जाएगा कि किस तरह से शक्तियों का बंटवारा किया गया है, और इसके अंदर जो लगभग कोशिश की जाएगी ये चैप्टर ही कंप्लीट कर लिया जाए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।